हेलो मित्रों, तो आज हमारी अगली क्लास है जिसमें हम ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय देखेंगे और इसी बढ़ती हुई कड़ी में जो है 1857 की क्रांति भी है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश राज्य का उदय कैसे होता है, वो हमारे यहाँ प्रवेश कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे हम। इनका सबसे बड़ा प्रभाव जो शुरू हुआ था ब्रिटिशों का, तो वो कब हुआ था? मुगल काल में हुआ था। उधर मुगल काल चल रहा था, इधर ये लोग आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये थी, मुगल जो आए थे यहाँ पे सत्ता वो शासन करने आए थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो पहले व्यापारिक उद्देश्य था इनका, यह व्यापार करने ही आए थे। व्यापार करते करते धीरे धीरे ये कब्जा करने लगे सारी चीज़ों का। लेकिन ये मुगल जो थे, वैसे सबको तो नहीं कहा जा सकता, ये अपने भारत को अपनी मिट्टी मानते थे, यानी कि मिट्टी में रम गए थे। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था, ये कभी भारत को अपना नहीं मानते थे। ये क्या करते थे बताते हैं कि चीज़ों को, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें, ये ले जाके मतलब लंदन में रख देते थे या कि अपने कंट्री में, इंग्लैंड में। तो इनकी शुरुआत कैसे होती है उसको हम जानते हैं, उसको हम इस प्रकार से जानेंगे। शुरुआत होती है सबसे पहले, एक डायग्राम से अगर समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये यूरोप का एरिया होता था, ये दक्षिण अफ्रीका होता था, और ये हो गया इंडिया। तो ये एरिया तुर्किस्तान वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। तो होता क्या था कि यहाँ से इनको कोई आइडिया नहीं था, ये यहाँ से लोग इनको जाने नहीं देते थे आगे। कौन? जिसका नाम था ये, मतलब एक कुस्तुनतुनिया का एरिया जो था, ये यहाँ से यूरोप वालों को ये जाने नहीं देते थे आगे। तो ये लोग क्या करते थे, इधर के बारे में कुछ इनकी जानकारी नहीं थी इनको। तो ये लोग क्या करते थे, कई बार निकलते थे ढूंढते नदी, मतलब समुद्र से होते हुए। तो ऐसे समुद्र से निकल कर आते एक लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, दक्षिण अफ्रीका तक। यहाँ तक अपना व्यापार ढूंढते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक लोग आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ जाते हैं। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य हम इस तरीके से नहीं समझ पाए, क्यों जाते हैं, कैसे था, ये सारी चीज़ें पहले जानना पड़ेगा। हुआ क्या था, 1498 की बात है, या उस टाइम पे 15वीं शताब्दी में एक यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति कुछ इस प्रकार से थी कि यहाँ पे जो है मशीनीकरण हो रहा था धीरे धीरे। हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें पीछे हुई थी, लेकिन वहाँ वैज्ञानिक उपकरण जो थे या औद्योगिकीकरण इस प्रकार से हुआ कि वहाँ मशीनें लगनी शुरू हो गई। तो वहाँ पे जो व्यापार थे वो एक प्रकार से, जैसे उसके अवसर थोड़े से, व्यापार के अवसर संकुचित होने लगे धीरे धीरे। फिर ये लोग सोचे कि कुछ नया किया जाए, मतलब कहीं व्यापार करने का कुछ अलग तरीका ढूंढा जाए, कहीं बाहर निकला जाए। उसी कड़ी में ये समुद्र के द्वारा, जब इधर से इनको जाने का रास्ता नहीं था, तो ये इधर से जाने की कोशिश करने लगे। तो एक लोग पहले तो आते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक व्यापार करके चले जाते हैं। तो कोई यहाँ आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ से वहाँ तक जाने का बड़ी हलचल थी यहाँ पे। तो फिर एक लोग थे, वो यहाँ से निकलते हैं, और 1498 का टाइम था, और 20 मई का दिन था जब ये पहुँचते हैं कालीकट में। कालीकट, उनका नाम था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी। जब ये पहुँचते हैं उस टाइम पे यहाँ के राजा कौन थे? कालीकट के शासक जमेरिन थे। ये इनका स्वागत भी करते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है। तो ये क्यों, कौन थे पता है? ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, पुर्तगाल। तो सबसे पहले कौन विदेशी आया था इंडिया में? पुर्तगाली आया था। फिर उनका क्रम इस प्रकार से, डच भी आए थे, फिर अंग्रेज भी आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा पता है? ये रहे। 1498 में आते हैं, 1961 तक रहते हैं, देश आज़ाद होने के बाद तक। सबसे ज़्यादा टाइम तक ही पुर्तगाली रहे भी थे, सबसे पहले भी आए थे।
तो भारत की खोज तो हो चुकी यूरोप में, किसने कर दी? वास्को डी गामा ने। फिर डच भी गए, डच का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन पुर्तगालियों का था। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, खोज भी हो चुका था। ये जाके जो है वास्को डी गामा इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया में पहुंचने के बाद वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले मसालों का व्यापार शुरू करते हैं। ये मसालों में सबसे पहले काली मिर्च खरीदते हैं। काली मिर्च खरीद के ले जाके यहाँ जब बेचते हैं तो उनको बताते हैं 55 से 60 गुना फ़ायदा मिलता है। यही देखकर सब लोग बौखला जाते हैं। अच्छा, क्यों इतना फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा मिलने का मतलब ये था कि आप जानते यूरोप कंट्री जो हैं वहाँ पे मांस और मदिरा का सेवन उस टाइम पे भी था, आज भी है, ज़्यादा होता था। तो लोग मांस जो थे रखते थे, मांस या तो बर्फ़ में रखते थे क्योंकि फ्रीज तो होती नहीं थी। तो हुआ क्या कि ये जब रखते थे मांस को तो मांस खराब हो जाता था, लेकिन फिर किसी ने आइडिया दिया होगा मसाले में रखा जाए तो मसाले में खराब नहीं होता था। तो इसीलिए प्रचलन इनका ज़्यादा बढ़ा, डिमांड यूरोप में मसाले की बढ़ने लगी और मसाला कहाँ? भारत से जाने लगा। तो मतलब एक समझ लीजिए कि इनका बड़ा अच्छा व्यापार चलने लगा। इस प्रकार से चर्चा हो गई यहाँ पे यूरोप में कि भारत से मसाला आता है या भारत एक कोई देश है। इसके पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि भारत के बारे में। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अंग्रेज को। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय कैसे होता है, क्योंकि इन्हीं का शासन जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा और आक्रामक तरीके से या फिर जो भी बदलाव हुए हैं भारत में, तो वो सब चीज़ें इन्हीं के माध्यम से हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का रहा। तो हमें अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ना है। तो अंग्रेज़ जो थे जब आए थे, अंग्रेज का जो हुआ, कैसे इनका उदय होता है। हाँ, ये समय है 1599 का टाइम था। कब? 1599 में ब्रिटेन में या इंग्लैंड में एक मीटिंग बुलाई जाती। किनकी? व्यापारियों की। सभी व्यापारी अपने आसपास देखे थे भारत के कारोबार का, मतलब चर्चाएं तो होती थी, जानते भले नहीं थे कि भारत कहाँ है। ये लोग की एक मीटिंग बुलाई जाती है व्यापारियों की, व्यापारिक संगठन की। कब बुलाई जाती है? 1599 में। उस मीटिंग जो होती थी, कौन कौन से लोग थे उसमें? सभी व्यापारी थे। और इस ये व्यापारिक संगठन जो था, इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम था लॉर्ड मेयर। ठीक। एक कंपनी बनाई जाती, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी, ये कंपनी बनाई जाती है जिसका आगे नाम बदल के इसके कई नाम भी हैं। इसका एक नाम दिया जाता है गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये पता है किसका नाम है? जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उनका अलग अलग जगह पे थोड़ा सा अलग अलग करके नाम दिया गया है। तो यही था, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। तो ये कंपनी बनाई जाती है, इसका नाम टाइम पे बदलता रहता है। तो कंपनी कौन सी? मर्चेंट एंड एडवेंचर्स कंपनी। ठीक। तो ये जब बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? 1599 में। इसमें टोटल 217
होल्डर्स थे, यानी शेयर होल्डर जो थे ये 217 लोग थे, कुल मिला के यही लोग मिलकर बनाते हैं। कुल मिला के इसमें टोटल पैसे इकट्ठा किए गए 30,133 पाउंड रुपए इकट्ठा किए गए इस कंपनी को बनाने के बाद। कंपनी तो बन गई। फिर ये क्या करते हैं, 21 दिसंबर 1600 में ये कहाँ जाते हैं, उस टाइम इंग्लैंड की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ के पास जाते हैं। उनको अपनी प्रपोजल के बारे में बताते हैं कि और यूरोपीय कंट्रियां व्यापार कर रही हैं, हम लोग भी अपना एक कंपनी बनाए हैं, तो इसके बारे में मतलब आप कुछ प्रमोट करिए, भाई देश का ही फायदा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपको एकाधिकार प्रदान करते हैं, यानी कि 15 वर्ष तक आपके अलावा कोई नहीं वहाँ पे जाके व्यापार करेगा। एकाधिकार मतलब आप समझ सकते हैं कितनी प्लानिंग के साथ ही, कितना टाइम लगा था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, इतनी प्लानिंग के साथ ही इंडिया में आए थे, ऐसे नहीं आए थे। फिर बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे चीज़ें ये प्रयास कर रहे थे। फिर थोड़ा सा टाइम बीता है, 1603 ईस्वी आती है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड का दूसरा राजा बनते हैं जिनका नाम था जेम्स प्रथम। ये आते हैं, ये और बदलाव करते हैं। ये क्या करते हैं कि भैया देखिए 15-15 साल का कोई मतलब नहीं है, आप जाइए एकदम अनिश्चित काल तक बढ़िया आराम से आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके द्वारा ये बदलाव लाया गया। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, 1608 ईस्वी आती है। 1608 ईस्वी का टाइम था। एक जहाजी बेड़ा था जिसको नाम दिया गया हेक्टर, और हेक्टर जो थे, हेक्टर यहाँ से निकलता है। अब आपने देखा था ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, जो अकबर का शासनकाल जो था 1605 तक ही तो था, 1605 तक। अब ये 1608 का समय है। यहाँ अभी गद्दी पे कौन बैठ चुका था, गद्दी पे जहांगीर बैठ गए थे। अभी इंडिया में कौन शासन कर रहा था, कौन सा मुगल शासक, जहांगीर, ये बैठ गए हैं। अब हेक्टर का जहाजी बेड़ा यहाँ से निकलता है और उसमें कौन थे, हाकिन्स का नाम आपने सुना होगा। हाकिन्स जाते हैं, कब पहुँचते हैं, 1608 ईस्वी में पहुँचते हैं भारत में जहाजी बेड़े के साथ। उसके बाद ये जाते हैं जहांगीर के पास, और इनके पास इतनी मतलब चतुरता होती थी शुरू से कि ये जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनसे फारसी भाषा में बात करते हैं जहांगीर से, और पैर पकड़ लेते हैं, मतलब पैर लेट के पैर छू लेते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें कर रहे थे कि जिससे कि हम अपना व्यापार कर सकें। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे, इम्प्रेस करने के लिए। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उनसे कहे कि श्रीमान जी जो है हमको व्यापार करने दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको पता होगा कि वास्को डी गामा 1498 में आया था, यानी पुर्तगाली बहुत पहले से यहाँ पे अपना डेरा जमा के रखे हुए थे और इनका बहुत अच्छा प्रभाव हो गया था मुगलों पर। यानी इतना मिलजुल के रह रहे थे कि अकेले व्यापार बढ़िया कर रहे थे और मुगलों से मिलजुल कर। पुर्तगाली एकदम मुगलों से मिले हुए थे, तो इतने दिन की दोस्ती को तो इसे तो इतना जल्दी तो एक दिन में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये क्या हुआ कि जहांगीर ने कहा ना भैया हम व्यापार तो नहीं करने देंगे आपको। हाँ खुश जरूर हुए, खुश होकर इनको कुछ चीज़ें दे दी इनको हाकिन्स को। जैसे क्या क्या दे दी, जैसे इनको जागीर दे दी, मनसब दे दिया, और एक चीज दे दिया इनका इंग्लिश खान का उपाधि दे दी। जागीर के बारे में पता ही होगा, एक भूभाग दिया जाता है, मतलब
कुछ चीज़ें जागीर में कुछ भी मतलब हो सकता है, घोड़े हाथी। मनसब, मनसब का मतलब समझ लीजिए, शायद ये आपको ना पता हो। मनसब का मतलब ये था कि मुगल काल में व्यवस्था थी मनसब की, जैसे राज्य जो होते थे छोटे छोटे मनसबों में बटे होते थे, तो उसी में मनसब जो होते थे, जैसे मनसब किसी को दे दिया गया, इनको 400 मनसब दे दिया गया। मनसब का मतलब यह होता था कि मान लीजिए 400 सैनिक हैं, अब आपको 400 सैनिक दे दिए गए, मनसब तो एरिया है ना, अब उस मनसब को देने के बाद आपको 400 सैनिक भी मिल गए, उतने गांव या एरिया मिल गया। अब उससे जो कर आप लेते हैं, उस कर से आप उन 400 जो सैनिक हैं उनकी जो है भरण पोषण कीजिए, और जो बचता हो ले जाके सम्राट या शासक के पास दे आइए, यानी कि मुगलों को दे दीजिए। यही होता था मनसब। इंग्लिश खान एक उपाधि थी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी? हाकिन्स को दी गई थी। कब दी गई थी? मतलब सॉरी, इनको दिया था किसने? 1608 ईस्वी में, और जहांगीर ने दी थी। ठीक, और ये कौन थे? अंग्रेज थे। तो इनको मिलता नहीं है, लेकिन ये अपना इधर उधर करके जो है 1611 का समय आता है। 1611 ईस्वी में ये एक अंग्रेज लोग अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं। अस्थाई फैक्ट्री बनती है ये, इतना ध्यान देना है। अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। अच्छा हाँ, इसका मतलब कैसे हुआ, कैसे बनाते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये 1611 का जो समय था, इसमें एक कैप्टन हैमिल्टन थे। हैमिल्टन ये दूसरी बार गए थे जहांगीर के पास, तो जहांगीर ने अब की बार क्या किया, ठीक है कर सकते हैं थोड़ा सा व्यापार, जैसे किसी के पास एक बार जाएंगे, नहीं दिया, खुश तो हो ही गया था, तो अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि नहीं मतलब दे देंगे, मतलब पॉजिटिविटी है इस चीज़ में। ये क्या किए, फिर जाके कैप्टन हैमिल्टन इनसे बात करते हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है, तो ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं, अस्थाई फैक्ट्री होती है मसूलीपट्टनम में। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा, ये फैक्ट्री जैसे आप जानते हैं फैक्ट्री का मतलब क्या होता था। ये कोई वो फैक्ट्री नहीं होती थी कि यहाँ कोई प्रोडक्शन करते थे, या जूते चप्पल या जो भी कुछ, ये ऐसी फैक्ट्री नहीं थी। इस फैक्ट्री को कई नाम भी दिए गए थे, व्यापारिक कोठी भी कहते थे इसको, कारखाना भी कहते थे इसको। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था। जैसे जो व्यापार करते थे इंडिया में आके, जो भी व्यापार इनका होता था, कुछ भी खरीदते थे, मसाले से लेकर मिर्च या आटा सोना चांदी जो भी खरीदते थे, इसी जगह पे रखते थे ये, और इनका निवास स्थान भी यही होता था। तो यही होता था फैक्ट्री का मतलब, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे अभी ये। फिर उसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है, फिर आता है 1612 ईस्वी, एक घटना घटती है। अभी अनुमति तो मिल गई थी व्यापार करने की 1611 में, 1612 में ये जो है, ये जानते थे पुर्तगालियों का ही प्रभाव यहाँ पे है, तो क्या किए, पुर्तगालियों से कोई बात को लेकर इनका विवाद हो जाता है, और इनके बीच जो है सोच रहे थे कि यही रोड़ा है, इनको हटाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों में युद्ध हो गया, अंग्रेजों वर्सेस पुर्तगालियों में युद्ध होता है। वो युद्ध का नाम था स्वाली का युद्ध दिया गया है। इसमें इनकी अध्यक्षता जो बिस्ट जो थे, कैप्टन बिस्ट ने किया था, मतलब ये इधर अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, तो ये कैप्टन बिस्ट ही थे। फिर इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो है इनको हरा देते हैं, पुर्तगालियों को, अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं, यानी कि ये हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो हुआ क्या कि जैसे जो मुगल थे यानी कि जहांगीर थे, तो वो सोचने लगे, अच्छा इनकी नौसेना इतनी तेज थी पुर्तगालियों की, जिनसे खुद मुगल डरते थे पुर्तगालियों से, नौसेना की वजह से। लेकिन इन्होंने देखा कि अंग्रेज आ गए और पुर्तगालियों को हरा दिया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इनमें ज़्यादा दम होगा।
तो वैसे भी था कि जो ज़्यादा मजबूत हो उसी का साथ देना, ये अपना जो है नुकसान थोड़ी ना कराएंगे कोई। तो ये जो है अंग्रेज थोड़ा थोड़ा झुकाव इनका अंग्रेजों की तरफ होने लगा, मुगलों का झुकाव धीरे धीरे अंग्रेजों की तरफ धीरे धीरे होने लगता है। तो इसी के साथ समय आता है 1613 ईस्वी। एक साल आप बढ़ते जाएंगे, आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 1613 ईस्वी में सबसे पहले अस्थाई फैक्ट्री, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थाई फैक्ट्री कब बनी थी अंग्रेजों की? 1613 में ये अस्थाई फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा समय बीतता है, 2 साल और होता है, एक बड़ी घटना और घटती है। 1615 की बात है। अभी तक तो आपने देखा था इंग्लैंड से कौन आ रहा था? व्यापारी लोग आ रहे थे, लेकिन समय थोड़ा सा बीता। अब की बार जेम्स जो प्रथम जो थे वहाँ के राजा, उनका राजदूत जिनका नाम था टॉमस रो, वो प्रवेश करते हैं इंडिया में। कब? 1615 ईस्वी में ये आते हैं। आप समझ लीजिए कि ये इनको जाहिर सी बात है वहाँ के राजा ने ही भेजा होगा। ये आते हैं, भारत में 3 वर्ष तक रहते, अलग अलग 3 वर्ष में 3 जगह, इलाहाबाद भी रहे थे, 3 वर्ष में 3 जगह रहते हैं और अच्छे से आकलन करते हैं। लेकिन जब ये आए थे तो इनके पास, ये ऐसे नहीं आए थे खाली हाथ, क्योंकि भाई राजदूत थे, तो ये अपने साथ कुछ उपहार लेकर आए थे जहांगीर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, शाही रथ, यह देख कर बहुत प्रसन्न हुए जहांगीर। उनके पास प्रलोभन सारी चीज़ें पहले से थी, तो ये सब कुछ लेकर आए थे। क्या? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, क्योंकि भारत उस टाइम पे बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ों से अनभिज्ञ था, यानी फैक्ट्री मशीनें ये सबसे बिल्कुल इन लोग को कोई वो नहीं था। शाही रथ भी लाए थे। शाही रथ आज तो सामान्य हो गया, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती। आज तो शादियों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो है 1615 से लेकर 1623 तक बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई थी। फिर उसके बाद ये क्या करने लगे, धीरे धीरे इन बदलाव कैसे करते हैं। जब से ये जब अपनी कोठी बनाते थे, यहाँ पे कोठी बना दिए, तो इसको धीरे धीरे क्या करते थे, किले की तरह घेर लेते थे, यानी कि अंदर में क्या कर रहे हैं किसी को पता ना चले। इनका बदलाव धीरे धीरे बढ़ता ऐसे जा रहा है। फिर काफ़ी गैप होता है, समय आता है 1539 का। 1539 में चंद्रगिरी के राजा जो थे, इनसे फ्रांसिस ने कुछ जमीनें उधार ली, वो सॉरी पट्टे पे लिया। कौन था? फ्रांसिस ने कुछ जमीनें पट्टे पर लिया, पट्टे पर लिया। उस पट्टे की जमीन पर एक नगर बनाया, और नगर एकदम व्यवस्थित नगर था। वो लंदन में जैसे इमारतें बनती थी, वो लोग बहुत डेवलप्ड थे पहले से ही, उस इमारत की तरह बहुत अच्छा सुंदर सा नगर बनाया, जिसका नाम था मद्रास। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, किसने बनाया? फ्रांसिस ने। किससे? चंद्रगिरी राजा जो थे, चंद्रगिरी के राजा, उन्हीं से जमीनें उधार पट्टे पर लिया था, और वहीं पे मद्रास क्या बनाया था? एक नगर बनाया, उसमें एक किला भी बनाया। उसका नाम क्या था? सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये किला था। तो इस प्रकार से चीजें हो रही थी। फिर समय और बीतता जाता है, टाइम आता है 1686 का। 1686 में एक जगह है बंगाल में, हुगली जिसको बोलते हैं। हुगली में अंग्रेजों ने इतना मनोबल उनका बढ़ गया था, इतना विश्वास हो गया था कि हमसे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे, हम किसी कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कोई कुछ कहेगा तो युद्ध कर लेंगे उससे और हम विजयी हो जाएंगे। बंगाल में हुगली में जो है, होता क्या है कि ये लोग लूटपाट कर देते हैं कुछ गाँव में, मतलब जो भी पाते हैं लूट लेते हैं। ये बात
अब उस टाइम पे आप सोच लीजिए, आप 1686 में कौन शासक रहा होगा मुल्क का, जिसका नाम था औरंगजेब। अब आप समझ सकते हैं औरंगजेब कैसा शासक, उसके शासनकाल में इतनी हिम्मत किसी की हो जाए। उसने क्या किया था, जब ये बात औरंगजेब तक पहुंचती है, तुरंत जो है अपनी सेना को भेज देते हैं, और उनकी सेना जाती है, तुरंत अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वहाँ से जितनी उनकी कोठियाँ वोठियाँ सब उखाड़ के फेंक देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये वहाँ से पूरी तरीके से बंगाल से भाग जाते हैं अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ही तो इतना दिमाग लगा कर आएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी न जाने वाले हैं। ये आके जो है फिर इनके पास आते हैं, औरंगजेब के पास, पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, अब जो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे भारतीयता में एक चीज़ है, माफ़ करने की जो संस्कृति है, इन लोग के पास भी थी। तो ये कहते हैं चलिए ठीक, माफ़ तो कर देंगे लेकिन आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो भरपाई ये करने को तैयार हो जाते हैं अंग्रेज लोग, भरपाई कर देते हैं, तो इनको माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद और समय बीतता है, 1698 का टाइम आता है। बंगाल के एक सूबेदार थे, सूबेदार मुगल के ही सूबेदार थे, बंगाल जो था वहीं के सूबेदार, जिनका नाम था अजीमुशान। फिर ये जानते क्या करते हैं, अब तो सत्ता भी बदल रही थी, ये अजीमुशान से 3 गांव लेते हैं ये लोग अंग्रेज। 3 गांव लेकर वहाँ पे भी एक नगर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है कलकत्ता, और वहाँ भी एक किला बनाते हैं जिसका नाम है फोर्ट विलियम।